नमस्कार। आज हम शासन यानी गवर्नेंस के 5 अलग-अलग चेहरों पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारे सामने इंडियन एक्सप्रेस के दिसंबर 2025 के कुछ विश्लेषण हैं और हम इन्हें यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे। आज का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोल भाव करने से लेकर क्लासरूम में सुधार करने, पहाड़ों को बचाने और अर्थव्यवस्था को संभालने तक, इन सब में एक आम धागा क्या है। तो चलिए इस विश्लेषण को शुरू करते हैं। हमारा पहला चेहरा है कूटनीति का। ये हमें भारत न्यूजीलैंड के बीच जो प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है यानी एफटीए, उसमें दिखता है। खबर यह है कि समझौते का लक्ष्य अगले 5 साल में व्यापार दोगुना करना है। न्यूजीलैंड अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भारतीय बाजार में पहुंच चाहता है और भारत अपने कुशल पेशेवरों के लिए वहां वीजा मांग रहा है। ये तीनों बातें सही लगती हैं, पर यहां असल मुद्दा संतुलन का है। हाँ, संतुलन यही यहाँ सबसे बड़ा कीवर्ड है। और ये सीधा जीएस पेपर 2 यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा विषय है। देखिए, प्रीलिम्स के लिए तो तथ्य सीधे हैं। 5 साल का लक्ष्य, 1000 वर्क वीजा की मांग, डेयरी सेक्टर पर फोकस, ये सब याद रखने वाली बातें हैं। लेकिन मेंस का असली खेल इन तथ्यों के पीछे छिपी दुविधा को समझने में है। ये समझौता भारत की व्यापार नीति के सामने एक क्लासिक चुनौती पेश करता है। और वो चुनौती क्या है? मुझे लगता है कि ये डेयरी सेक्टर को लेके है। मतलब भारत में डेयरी सिर्फ एक उद्योग तो है नहीं, ये तो करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है। और न्यूजीलैंड, वो तो दुनिया के सबसे बड़े डेयरी निर्यातकों में से। अगर हम दरवाजे पूरी तरह खोल देते हैं तो क्या हमारे छोटे किसान उनके सामने टिक पाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। और एक सिविल सेवक को इसी के दोनों पहलू देखने होते हैं। एक तरफ एफटीए से उपभोक्ताओं को सस्ते और बेहतर क्वालिटी के उत्पाद मिल सकते हैं, दूसरे सेक्टर्स में निर्यात के अवसर बढ़ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डेयरी सेक्टर है जो ज्यादातर छोटे और सीमांत किसानों पर निर्भर है। ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। न्यूजीलैंड का डेयरी उद्योग बहुत बड़े पैमाने पर और तकनीकी रूप से बहुत उन्नत है। उनके प्रोडक्ट्स की सीधी टक्कर से हमारे घरेलू बाजार पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। तो फिर ये जो संतुलित उत्तर की बात होती है, वो सिर्फ एक अकादमिक अभ्यास तो नहीं है। मतलब जमीन पर क्या डेयरी किसानों का जो संभावित नुकसान है, वो हमारे कुशल प्रशिक्षकों को मिलने वाले वीजा के फायदे के बराबर हो सकता है? क्या ये एक सही सौदा है? डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हर साल लाखों युवा वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हैं। उनके लिए रोजगार पैदा करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। इसलिए जब भारत किसी एफटीए में कुशल पेशेवरों के लिए वीजा की मांग करता है, तो वो सिर्फ कुछ हजार नौकरियों की बात नहीं कर रहा होता। वो एक सिद्धांत स्थापित कर रहा है कि व्यापार सिर्फ सामान का नहीं, सेवाओं का भी होना चाहिए। बिल्कुल, सेवाओं और लोगों की आवाजाही का भी। यह भारत की सर्विस एक्सपोर्ट की जो बड़ी रणनीति है, उसका एक अहम हिस्सा है। अच्छा, तो ये एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। हम अपने मानव संसाधन को अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में पेश कर रहे हैं। तो एक मेंस के उत्तर में हमें इस बहुआयामी दृष्टिकोण को उजागर करना होगा। मतलब आर्थिक फायदे, घरेलू चुनौतियां और भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक सोच। ये एक तरह से एक कूटनीतिक रस्साकशी है। बिल्कुल, ये एक कूटनीतिक टाइटरोप वॉक है। आपको ये दिखाना होगा कि भारत कैसे अपने हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। और हाँ, डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के लिए आप सेफगार्ड मेजर्स या टैरिफ रेट कोटा जैसे समाधानों का भी जिक्र कर सकते हैं। ये दिखाता है कि आप समस्या के साथ-साथ समाधान पर भी सोच रही हैं। ये बहुत दिलचस्प है। और आपने कुशल प्रोफेशनल्स की बात की, तो ये हमें सीधे शासन के दूसरे चेहरे की ओर ले जाता है, सुधार का चेहरा। ये हमें भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यानी एचईआई विधेयक में दिखता है। ये वही सिस्टम है जो इन कुशल प्रोफेशनल्स को तैयार करता है। कहा जा रहा है कि यूजीसी, एआईसीटीई जैसे कई रेगुलेटर्स की जगह एक सिंगल बॉडी होगी। इसकी संरचना त्रिपक्षीय होगी और इसका मकसद संस्थानों को ज्यादा स्वायत्तता देना है। जी, और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक कॉर्नरस्टोन रिफॉर्म है। ये भी जीएस पेपर 2 का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो शासन, सामाजिक न्याय और शिक्षा से जुड़ा है। प्रीलिम्स के लिए ये जानना जरूरी है कि एचईसीआई किन-किन संस्थाओं की जगह लेगा। यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई का भी जिक्र है।
त्रिपक्षीय संरचना शब्द भी महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि रेगुलेशन, एक्रेडिटेशन यानी मान्यता और फंडिंग, इन तीनों कामों को अलग-अलग वर्टिकल्स में बांट दिया जाएगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज की वजह से जो एक इंस्पेक्टर राज जैसी स्थिति थी, उसे खत्म करके एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाने की कोशिश। लेकिन क्या यहाँ एक खतरा नहीं है? क्या हम कई छोटे बॉस की जगह एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली बॉस नहीं बना रहे? क्या HECI खुद बहुत ज्यादा शक्तिशाली होकर संस्थानों की स्वायत्ता को दबा नहीं सकता? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और एक अच्छे समालोचनात्मक विश्लेषण का हिस्सा होनी चाहिए। देखिए, इस सुधार के पीछे की सोच को समझना जरूरी है। इसे एक ट्रैफिक पुलिस सिस्टम की तरह सोचिए। पहले आपके पास लाल बत्ती तोड़ने के लिए अलग पुलिस थी, स्पीडिंग के लिए अलग और पार्किंग के लिए अलग। और सब एक ही गाड़ी का चालान कर रहे थे। हाँ, इससे उलझन और भ्रष्टाचार बढ़ता था। HECI का मकसद एक सिंगल, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बनना है जो नियम तय करे और फिर ड्राइवरों पर यानी संस्थानों पर भरोसा करे कि वे नियमों का पालन करेंगे। और ये त्रिपक्षीय संरचना इसी भरोसे को कैसे सुनिश्चित करती है? यह शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत पर आधारित है। पहले क्या होता था? एक ही संस्था जैसे UGC ग्रांट भी देती थी और नियम भी बनाती थी। इससे हितों का टकराव होता था। अब फंडिंग के लिए एक अलग बॉडी होगी, नियम बनाने के लिए अलग और संस्थानों की क्वालिटी जांचने के लिए अलग काउंसिल। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। HECI का काम संस्थानों के रोज-रोज के कामों में दखल देना नहीं, बल्कि उनके लिए एक हल्का लेकिन मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना है, जिसे कहते हैं लाइट बट टाइट रेगुलेशन। लाइट बट टाइट, ये एक अच्छा कीवर्ड है। तो इसका मकसद संस्थानों को ज्यादा जिम्मेदार और इनोवेटिव बनाना है। लेकिन चुनौतियां भी होंगी, जैसे राज्यों के साथ समन्वय, क्योंकि शिक्षा तो एक समवर्ती सूची का विषय है। निश्चित रूप से राज्यों के विश्वविद्यालयों को इस फ्रेमवर्क में कैसे लाया जाएगा, ये एक बड़ी चुनौती होगी। और साथ ही क्या एक अकेली संस्था भारत जैसे विशाल देश की शिक्षा प्रणाली को प्रभावी ढंग से रेगुलेट कर पाएगी? ये भी एक सवाल है। एक अच्छे उत्तर में इन चुनौतियों का जिक्र करना और आगे की राह सुझाना बहुत जरूरी है। तो हमने भविष्य के लिए मानव संसाधन बनाने की बात की, लेकिन उस भविष्य के लिए हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को भी तो बचाना होगा ना, है ना? और ये हमें शासन के तीसरे चेहरे की ओर ले जाता है, संरक्षक का चेहरा। ये अरावली रेंज के संरक्षण के मामले में साफ दिखता है, जहां पर्यावरण और विकास के बीच एक सीधी टक्कर है। हाँ, और ये GS पेपर 3 मतलब पर्यावरण और संरक्षण के लिए क्लासिक केस स्टडी है। यहाँ 3 बातें सामने आई हैं। खनन को नियंत्रित करने के लिए 100 मीटर का वर्टिकल बेंचमार्क, हरियाणा की एक रिपोर्ट जिसमें अरावली का सिर्फ 0.19% हिस्सा ही पहाड़ी माना गया, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 1 मिनट, 0.19%, ये आंकड़ा तो हैरान करने वाला है। ये किसी सांख्यिकी चूक जैसा नहीं लगता, ये तो कागज पर एक पूरे इकोसिस्टम को मिटाने जैसा है। आखिर ये स्थिति बनी कैसे? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस पूरे मामले का केंद्र है। इसे डेफिनेशन गेम कहते हैं। पर्यावरण कानूनों से बचने का ये एक बहुत पुराना तरीका है। अगर आप किसी पहाड़ी को कानूनी तौर पर पहाड़ी की श्रेणी से ही बाहर कर दें, तो उस पर खनन रोकने वाले नियम लागू ही नहीं होंगे। रिपोर्ट में यही करने की कोशिश की। प्रीलिम्स के लिए ये 100 मीटर का बेंचमार्क और 0.19% का आंकड़ा सीधे पूछे ला सकते हैं। और यहीं पर न्यायपालिका की भूमिका सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण लगता है। बहुत ज्यादा। ये न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। जब कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव अपने आर्थिक हितों के लिए पर्यावरण कानूनों को कमजोर करने की कोशिश करती है, तो न्यायपालिका एक संरक्षक के रूप में सामने आती है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि आप पर्यावरण की कीमत पर विकास के लिए कानूनी परिभाषाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक मेंस के उत्तर में आप इस केस स्टडी का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए कर सकती हैं कि भारत में पर्यावरण शासन में क्या चुनौतियां हैं और कैसे संस्थाओं के बीच चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम काम करता है। ये मामला दिखाता है कि कानून की व्याख्या का जमीन पर कितना बड़ा असर हो सकता है, और ये हमें शासन के चौथे चेहरे की ओर ले जाता है, सुरक्षा का चेहरा। ये हमें एक बहुत ही खास कानून में दिखता है, विदेशियों का निष्कासन अधिनियम 1950। यह एक ऐसा सवाल है जो अक्सर परीक्षार्थियों की नज़र से चूक जाता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है।
हाल ही में इसका इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के संदेह में कुछ लोगों को निर्वासित करने के लिए किया गया। सवाल यह है कि यह कानून कहाँ लागू होता है, और इसका सही जवाब है केवल असम राज्य में। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। एक केंद्रीय कानून जैसा लगने वाला नाम, लेकिन ये एक राज्य स्पेसिफिक कानून है। ज्यादातर लोग तो इसे एक राष्ट्रीय कानून ही मानेंगे, पर ऐसा क्यों है? सिर्फ असम के लिए एक अलग कानून क्यों? इसका सीधा संबंध असम की अनूठी ऐतिहासिक और राजनीतिक परिस्थितियों से है। यह कानून उस दौर में बना था जब विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, से बड़े पैमाने पर प्रवासन हो रहा था। यह कानून राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी विदेशी नागरिक को, अगर उसकी गतिविधियां राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो उसे राज्य से बाहर निकालने का आदेश दे सकती है। यह कानून असम की अवैध आप्रवासन की पुरानी और जटिल समस्या से जुड़ा है। तो मेंस के लिए इसकी प्रासंगिकता क्या होगी? ये किस बड़े मुद्दे से जुड़ता है? ये जीएस पेपर 2 यानी पॉलिटी और जीएस पेपर 3 आंतरिक सुरक्षा दोनों से जुड़ता है। ये पूर्वोत्तर में नागरिकता, अवैध आप्रवासन और आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों के बड़े और संवेदनशील मुद्दे का एक हिस्सा है। आप असम समझौते और एनआरसी के ऐतिहासिक संदर्भ में इस कानून के उपयोग पर चर्चा कर सकती हैं। ये भी दर्शाता है कि भारत का संघीय ढांचा कितना न्यूआंस्ड है, जहां कुछ राज्यों के पास अपनी विशेष परिस्थितियों के कारण विशेष कानूनी प्रावधान होते हैं। ठीक है, तो आंतरिक स्थिरता बनाए रखना शासन का एक अहम काम है, और उतना ही जरूरी है अर्थव्यवस्था को संभालना। ये हमें शासन के 5वें और अंतिम चेहरे पर लाता है, आर्थिक प्रबंधक का चेहरा। आरबीआई की स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन यानी रेजिलियंस को दर्शाने वाले हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कौन से हैं? विकल्प हैं जीएसटी कलेक्शन, डिजिटल पेमेंट्स का वॉल्यूम, कमर्शियल सेक्टर को बैंक क्रेडिट और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। यहाँ यूपीएससी की बारीकियों को परखने की कला दिखती है। रिपोर्ट के अनुसार पहले 3 जीएसटी कलेक्शन, डिजिटल पेमेंट्स और बैंक क्रेडिट सही जवाब है। एफपीआई इसमें शामिल नहीं है। लेकिन एफपीआई तो हमेशा सुर्खियों में रहता है। शेयर बाजार ऊपर नीचे होता है तो एफपीआई की ही बात होती है। आरबीआई की रिपोर्ट इसे अर्थव्यवस्था के लचीलेपन का मुख्य संकेतक क्यों नहीं मान रही? क्या विदेशी निवेश हमेशा अच्छा नहीं होता? यहाँ लचीलेपन या रेजिलियंस शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। आरबीआई का फोकस अर्थव्यवस्था की आंतरिक मजबूती पर है। जीएसटी कलेक्शन ये दिखाता है कि देश के अंदर खपत कितनी मजबूत है। डिजिटल पेमेंट्स भी इसी घरेलू खपत का एक आईना है, और बैंक क्रेडिट ये दिखाता है कि देश में निवेश और आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। ये तीनों संकेतक अर्थव्यवस्था की घरेलू मांग, डोमेस्टिक डिमांड पर आधारित हैं। और एफपीआई? एफपीआई बाहरी कारकों पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। इसे अक्सर हॉट मनी कहा जाता है, जो वैश्विक परिस्थितियों के बदलने पर बहुत तेजी से देश से बाहर जा सकता है। ये अर्थव्यवस्था में अस्थिरता ला सकता है। इसलिए जब आरबीआई लचीलेपन की बात कर रहा है, तो उसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों को सहने में कितनी सक्षम है, और ये क्षमता बाहरी पैसे पर निर्भरता से नहीं, बल्कि मजबूत घरेलू मांग से आती है। यही इस विश्लेषण का सार है। अच्छा, तो जोर अर्थव्यवस्था की आंतरिक शक्ति पर है, न कि बाहरी पूंजी पर। ये मेंस के लिए एक बहुत मजबूत पॉइंट है। जीएस पेपर 3 में हम इसका इस्तेमाल ये तर्क देने के लिए कर सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद घरेलू खपत पर टिकी है, जो इसे वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच एक मजबूती देती है। एकदम सही। आप इन हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स का उल्लेख करके अपने तर्क को आंकड़ों के साथ मजबूत कर सकती हैं। ये भारत की आर्थिक कहानी का एक सकारात्मक पहलू है, जिसे उत्तर में जरूर शामिल करना चाहिए। तो आज हमने शासन के 5 चेहरे देखे: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कूटनीति, शिक्षा में सुधार, पर्यावरण में संरक्षण, आंतरिक सुरक्षा में कानून का इस्तेमाल और अर्थव्यवस्था में प्रबंधन। और ये साफ है कि इन सभी के पीछे का क्यों और कैसे समझना ही परीक्षा की असली तैयारी है। और मैं अंत में एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगी। हमने आज जिन सभी विषयों पर बात की, वे अलग अलग डिब्बों में बंद नहीं हैं। वे एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक सिविल सेवक के लिए असली चुनौती इन 5 क्षेत्रों को एक साथ समझना है। जब आप न्यूजीलैंड के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत कर रही होती हैं, तो क्या आप सोचती हैं कि इसका असर अरावली के पर्यावरण पर क्या पड़ेगा? जब आप एचईसीआई के जरिए शिक्षा नीति बना रही होती हैं, तो क्या आप सोचती हैं कि इससे पैदा हुए कुशल पेशेवर
असम जैसे राज्यों की सुरक्षा चुनौतियों को कैसे देखेंगे? एक क्षेत्र में लिया गया निर्णय दूसरे क्षेत्रों में लहरें पैदा करता है। इन मुद्दों के बीच के अंतर संबंधों को पहचानना और एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना ही अच्छे शासन की पहचान है। और शायद यही वो सबसे बड़ी काबिलियत है जिसे यूपीएससी एक भावी प्रशासक में ढूंढ रहा है।